वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का सैंपल पेपर देखने वाले हैं और ये आपका सैंपल पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का। इसे आप सोशल साइंस इंग्लिश में कहते हैं। इसका हम सैंपल पेपर देखने वाले सीबीएसई की तरफ से आपका 2022-23 का जो सेशन होने वाला है, जो आपका एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, ठीक है। बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला उसका ये पेपर है सैंपल पेपर कि आपका बोर्ड में कैसा पेपर आएगा, कितने नंबर का आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, सारी चीजें हम देखेंगे। ये आपका बोर्ड 2022 और 23 की बात हो रही है, उसका ये सैंपल पेपर है और ये नया सैंपल पेपर है। इससे पहले हमने इंग्लिश का आपका जो है सैंपल पेपर करवा दिया है, उसे भी आप देख लीजिए जाकर। उसे आपको जो है सही से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और इन सभी सैंपल पेपर को हम दोबारा से बना रहे हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि जो सैंपल पेपर दिया जा रहा है या तो वो इंग्लिश मीडियम में दिया जा रहा है या बहुत सही नहीं बना के दिया जा रहा है, इसलिए हम उसे दोबारा बना रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये भी पेपर सामाजिक विज्ञान का आपका दोबारा बनाया गया है। मैं आपको एक बार पुराना देखिए, हमने जो बनाया कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये पूरा हिंदी में आपको मिलेगा, लेकिन जो उन्होंने सीबीएसई की तरफ से जो दिया है वो कुछ इस तरह से है आपके सामने, इसे आप देख सकते हैं। ये है आपका सैंपल पेपर, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पूरा दिया हुआ है। मैं नीचे करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से ये पूरा इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। हिंदी मीडियम में नहीं दिया गया है और हिंदी मीडियम में देते भी नहीं है ये। तो ये मैं एक बार आपको पूरा जो सैंपल पेपर है वो दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये आपका सैंपल पेपर है सोशल साइंस का, ठीक है। और हमने क्या किया है, इसमें आपको हिंदी में मिलेगा, साथ में आंसर इसी के साथ हमने दे रखा है। तो ये सारी चीजें मेरे को बतानी बहुत जरूरी थी ताकि आप समझ पाओ कि ये सैंपल पेपर कौन सा है, ठीक है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सैंपल पेपर कौन सा है। तो ये वही है आपका जो आया है, उसे हमने हिंदी में बनाया दोबारा से। आगे देखते हैं, सैंपल पेपर पे आते हैं। तो टाइम आपको दिया गया 3 घंटे का। 80 नंबर का आपका जो पुराना पैटर्न से पेपर आता था वही है, ठीक है। 80 नंबर का जो है आपका पहले पेपर होता था। सामान्य निर्देश यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि आपके जो प्रश्न पत्र है यानी क्वेश्चन पेपर है, इसमें 5 खंड होंगे। जो खंड ए बी सी डी और ई, टोटल जो है 37 यानी 37 क्वेश्चंस होंगे आपके इस पेपर में। इसमें जैसे बता रखा है सेक्शन ए यानी खंड ए होगा, इसमें 1 से 20 तक के प्रश्न जो होंगे वो एमसीक्यू वाले होंगे, यानी 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, उसमें से कोई एक आपको जो है ठीक मिलेगा, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसे एमसीक्यू कहते हैं। और इसमें से आपको जो है ये सारे एक एक नंबर वाले हैं और ये 20 होंगे, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर वाले। खंड बी पे आएंगे तो खंड बी जो होगा वो होगा 21 से 24 तक और ये 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे। इसका आंसर आपको 40 शब्दों से अधिक नहीं देना है। आगे आएंगे खंड सी में, इसमें जो है 25 से लेके 29 तक क्वेश्चन होंगे और ये जो होंगे 3-3 नंबर वाले होंगे। इसका आंसर आपको 60 से अधिक शब्दों में नहीं देना है। अब आएंगे अगले सेक्शन पे, सेक्शन डी है आपका। ये जो होगा आपका 30 से 33 तक होगा और इसमें जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी इस ये जो है 5 अंक वाले क्वेश्चंस है और इसका आंसर आपको 120 शब्दों में देना है, उससे अधिक नहीं देना है। फिर आगे आते हैं, हम आगे देखते हैं। आगे जो है आपका खंड ई आता है, जो लास्ट है आपका। इसमें 34 से 36 तक जो क्वेश्चंस है वो आपके हैं स्रोत केस आधारित क्वेश्चंस होंगे, इसमें जिनमें 3 उप प्रश्न है और प्रत्येक के 4 अंक के हैं। प्रत्येक के 4 अंक यानी 4 अंकों के होंगे, 3 आपको पैसेज वाला दे दिया जाएगा, आगे मैं आपको दिखा दूंगा। आगे आते हैं सेक्शन जो है खंड एफ भी है आपका। यहाँ पे ऊपर जो है एफ जो है टाइप नहीं हुआ हो क्या पता, ठीक है। यहाँ पे एफ भी है आपका, जिसके अंदर जो है आपका 37वां क्वेश्चन है, इसके अंदर मानचित्र वाला क्वेश्चन होगा, नक्शा वाला, और ये 5 नंबर का होगा, ठीक है। एक आपका जो है 37 का ए होगा और 37 का बी होगा। 37 का ए है 2 नंबर का, 37 का बी है 3 नंबर का। देखिए ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन था और भी आगे है, अब मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर का डिजाइन होने वाला है इस तरीके से। आप देखते हैं हम पेपर की तरफ, यहाँ से आपका जो है सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन में यहाँ लिख देता हूँ, सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ए में एमसीक्यू वाले 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस होंगे और इसका आंसर आपको देना है। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एशियाई और अफ्रीकी देशों के उपनिवेशीकरण में किस बात ने मदद की?
निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन को पहचानना है आपको। तो ये पॉइंट दे रखे हैं चारों के चारों, आप इसमें से सही कौन सा है। तो एशियाई और अफ्रीकी देशों के, यानी एशिया के और अफ्रीका के जो देश थे उनको उपनिवेशीकरण में उपनिवेश यानी गुलाम बनाने में किसने मदद करी, उपनिवेश कराने में। तो व्यापार के विस्तार के लिए अंतर सरकारी नीतियां, विस्तार के लिए मात्र देशों की को सरकारी आमंत्रण, प्रौद्योगिकी, निवेश और परिवहन में सुधार। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने इसे ज्यादा ब्लैक कर रखा है ताकि आप इसे समझ पाए कि आंसर कौन सा है। आंसर मैं आपको यही दिखा दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे ये वाला राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार जो है पत्र जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। इन्होंने केसरी नाम का जो है समाचार पत्र जो है शुरू किया था। आज भी आप देखेंगे तो इनके नाम का जो अखबार है यानी बाल केसरी जो है अखबार आज के समय भी मिलता है। और इनकी शुरुआत किसने करी थी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नीचे दिए गए चित्र को देखना है। इस चित्र में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से इस पेंटिंग के जो चित्रकार है उनके नाम आपको बताने। तो ये पेंटिंग जो है किसने बनाई है आपको ये बताना है यहाँ पे। तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, रवि वर्मा या सामंत दास गुप्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, राजा रवि वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो है आपका उन बच्चों के लिए दिया गया है जो बच्चे दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए क्वेश्चन दिया जाता है और जो बच्चे देख नहीं पाते उसका मतलब होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, गीता गोविंद पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो जयदेव इसका राइट आंसर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बोल्ड भी कर रखा है मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्था में आपको करना है, यानी कौन पहले हुआ फिर उसके बाद, जैसे 1800 में कुछ हुआ, फिर 1805 में कुछ हुआ, फिर 1700 में कुछ हुआ, ठीक है, और फिर 1900 में कुछ हुआ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डेट क्या है, सबसे पहले आएगा 1700, फिर आएगा 1800 दूसरा, ठीक है, फिर तीसरा और फिर चौथा। तो ऐसे आपको ये भी बताना होता है कि यहाँ पे कौन सी चीज पहले हुई थी, यहाँ पे जैसे बताया गया है। तो हम देखते हैं क्या चीज पहले हुई थी। प्रिंट संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए स्थितियां बनाई। मार्टिन लूथर के लेखक ने प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत करी। मेनोचियो ने बाइबिल के संदेश की पुनर्व्याख्या की और जोहान गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो इसमें से सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले आपका ये हुआ, ठीक है, पहला ये हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ था दूसरा, ठीक है, दूसरा ये हो गया, फिर तीसरा क्या आएगा, तीसरा ये आएगा और चौथा ये आएगा। तो यहाँ पे लाइन से क्या लगा हुआ है, डी, पहले का चौथा, ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, पूछा गया है निम्नलिखित जानकारी की सहायता से फसल की पहचान करनी है। तो फसल के बारे में आपसे मतलब फसल की पहचान करनी है आपको। यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है, ठीक है। यह एक खरीफ फसल है जिसके लिए तापमान जो होता है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह उगता है। आधुनिकीकरण के उपयोग ने इस फसल के उत्पादन को बढ़ाने में योगदान दिया है। तो राइट आंसर क्या है, ये फसल का नाम है मक्का। मक्का इसका राइट आंसर है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है बी, मक्का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वनों का निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है। तो वन के बारे में कौन सा जो है विवरण जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है। आरक्षित वन यानी आधे से अधिक वनों का आरक्षण, संरक्षित वन यानी 1/3 जो वन होते हैं उसका आरक्षण, तीसरा है अवर्गीकृत वन, सरकार के तहत वन का आरक्षण और निजी व्यक्तियों द्वारा जो है इसकी देखभाल करने के लिए बोला गया है। डी, लकड़ी के उत्पादन के लिए स्थायी वन, तो आरक्षित और अवर्गीकृत वन। तो ये जो है आपका डी जो है इसमें राइट आंसर है, ये सही विवरण नहीं है।
ठीक है, आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका। क्वेश्चन नंबर 7वें में पूछा क्या गया है, इसको आपको मिलान करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7वें में। तो देख लेते हैं मिलान में। संसाधन है यहाँ पे और यहाँ पे उदाहरण है। तो अक्षय संसाधन, गैर नवीनीकरणीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो मेल करिए आप कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए पहले का क्या होगा, ये पहले का पहला ही होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर बी जो है इसका कौन सा होगा, चौथा होगा। ठीक है, यहाँ पे बी का चौथा। फिर सी का जो होगा वो तीसरा होगा। और यहाँ पे जो बच गया डी, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, डी का कौन सा होगा, तीसरा होगा। ठीक है, सॉरी डी का, सॉरी आपका जो है सी का क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और यहाँ पे सी का जो है चौथा था। यहाँ पे एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। सबसे पहले हम पहले का देखते हैं, पहले का क्या बताया हुआ है। देखिए पहले का जो राइट आंसर है वो पहला है। ठीक है, पहले का पहला। बी का जो है वो है चौथा, यहाँ पे निशान लगाते जाइए। सी का जो है वो तीसरा है, ये सी का इसी के सामने। और डी का जो है वो दूसरा है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर विकल्प में आपके सामने है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया, 8वें पे आते हैं। 8वां पूछा गया है, बेल्जियम में सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से गलत की पहचान करनी है। तो पहला बताया गया, केंद्र सरकार में डच और फ्रांसीसी समुदाय के सदस्यों की समान संख्या, ब्रसेल्स के लिए अलग सरकार समुदायों के समान प्रतिनिधित्व के साथ राज्य सरकार को केंद्र सरकार के अधीनस्थ होना। तो ये जो है, ये वाला जो है इसमें गलत लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से गलत की पहचान करनी थी। तो ये वाला जो है गलत लिखा हुआ है, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है भारत में केंद्र और राज्य के विधान के अंतर्गत आता है। तो दो चीज भारत में केंद्र और राज्य के विधान के अंतर्गत आता है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा दोनों के ही अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10वें पे। नारीवादी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सी राइट आंसर है। रेडिकल महिला आंदोलन का उद्देश्य व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी समानता लाना था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं जो है हर एक क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूं, तो टाइम ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं क्वेश्चंस को पढ़ के आपको आंसर समझा दूंगा। ठीक है, आंसर बता दूंगा कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, भारतीय जनता पार्टी, ये सही मिलान हो रखा है। अब आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, 12वें पे। क्वेश्चन नंबर 12वां है, ये समझिए क्वेश्चन को कि दो कथन दे रखे होते ए और आर। अभी कथन ए है और आर जो है वो कारण है के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोटों के अनुसार अपना उचित जो उत्तर जो है चिन्हित करना है। तो दावा किया गया है, यानी अभी कथन है ये आपका ए, लोकतंत्र एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार है। और कारण क्या है, लोकतंत्र में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और निर्णय लेना मानदंडों और प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। तो ये क्या है, दोनों ही सही लिखा हुआ है और ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 12वें का। 13वें पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है श्रीलंका के लोगों द्वारा अपने संविधान में संरक्षित और पोषित किया गया था। तो वो है बौद्ध धर्म को अपने संविधान में इन्होंने संरक्षित किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें पे। दिए गए आंकड़ों को पढ़कर ज्ञात कीजिए कि किस राज्य में बच्चों ने अधिकतम जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे, ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे पूछा गया किस राज्य के बच्चों ने जो है अधिकतम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे केरला जो है, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये केरल, ये राइट आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसे आप समझिए कैसे आएगा, ये आपको सही से समझना है। बाकी आगे चलते हैं। और ये देखिए हिंदी में ये वाली चीजें जो है नहीं लिख पा रही थी, इसीलिए मैंने इसे ऐसे का ऐसा लिया। बाकी क्वेश्चन जो है मैंने आपको समझा दिया है, बाकी इसे समझिए कि कैसे जो है केरल आया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें पे। निम्नलिखित आंकड़ों को पढ़ना है आपको और निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करना है।
तो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में यहाँ बता रखा है। अब यहाँ पे पूछा गया है जो क्वेश्चन है नीचे, कितने प्रतिशत लड़कियां स्कूल नहीं जा रही है। यहाँ से आपको निकालना है कितने प्रतिशत जो लड़कियां है वो स्कूल नहीं जा रही है। तो यहाँ पे जो है आंसर यहीं पे आपको मिल जाएगा, आप समझिए देखिए। इसका राइट आंसर तो वैसे 18% है। ठीक है, और आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का पता लगाना। यानी विषम यहाँ पे जैसे टूरिस्ट गाइड, नाई, दर्जी और कुम्हार दे रखा है, फिर शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता और वकील दे रखा है, फिर पोस्टमैन, मोची, सैनिक और पुलिस कांस्टेबल दे रखा है। यहाँ पे भारतीय रेलवे, जेट एयरवेज, मेट्रो, दूरदर्शन और मेट्रो। तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है रिक्त स्थान भरना है आपको। इसकी जगह पे क्या आएगा, तो इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पे दे रखा आंसर रोजगार गतिविधियों की प्रकृति, इसकी जगह ये आएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दी गई जानकारी को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। रोहन ने 12% ब्याज दर पर घर खरीदने के लिए बैंक से जो है 5 लाख रुपए कर्ज लिया है। उसे नए घर के कागजात और वेतन रिकॉर्ड बैंक में जमा कराने होंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संपार्श्विक। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19वां है, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों में कौन सा देश मुक्त व्यापार और आपसी व्यापार पर काम करने की अनुमति देता है। तो राइट आंसर है विश्व व्यापार संगठन। ये देशों में जो है इजाजत देता है कि आप दूसरे देशों में जाइए और व्यापार करिए। ठीक है, इससे देशों के बीच जो है आपसी संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर जो 20वां है वो भी पूछा गया है, वैश्वीकरण के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। तो सरकार द्वारा बाधाओं को हटाना, विदेशी कंपनियों को फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत देना, ये दोनों ही सही है, ऊपर वाले पहला और दूसरा। ठीक है, अब आते हैं हम, ये देखिए एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन हो गए आपके 1 से लेके 20 तक, यानी सेक्शन ए आपका पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, और ये अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करिए, समझिए इन क्वेश्चनों को। ठीक है, और जानिए अपने आप से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए करने को, और भी क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करिए। एमसीक्यू आपके 20 आएंगे, ये बहुत बड़े नंबर है जो 20 नंबर के आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए एक एक नंबर वाले। अब आते हैं हम सेक्शन जो है बी पर। ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके 2-2 नंबर वाले होंगे। ठीक है, आदि लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये आपका खंड बी है, यानी सेक्शन आप इसे बी कह सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया 21वां, किन्हीं दो कारकों का विश्लेषण कीजिए जो 1929 के दौरान अमेरिका में महामंदी के लिए उत्तरदायी थे। तो महामंदी के लिए जो है 1929 में क्या कारण था, तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे 2 पॉइंट बोले गए हैं, लेकिन मैं आपको जो है कई पॉइंट दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे देखिए 6 पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, यानी 5 पॉइंट है टोटल, छठा जो है वो बता रखा है कि कोई और बिंदु भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे किन्हीं दो कारक के बारे में आपको बताना है। वैसे कृषि अति उत्पादन की एक समस्या बनी रही और कृषि कीमतों में गिरावट से इसे और भी बदतर बना दिया गया। जैसे ही कीमतों में गिरावट आई और कृषि आय में गिरावट आई, किसानों ने जो उत्पादन का विस्तार करने और बाजार में बड़ी मात्रा में उपज लाने की कोशिश की, लेकिन इससे कीमतों में गिरावट आ गई। ये है, और भी कई सारे कारण हैं। जैसे 1920 के दशक के मध्य में कई देशों ने अपने निवेश को अमेरिका से ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया। जब चल रहा था तब अमेरिका में ऋण जुटाना बेहद आसान था। तो ये और पॉइंट है, इसे और भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हुए हैं इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, एक एक शब्द में आपको बताने लग गया, तो इसे पढ़िए समझिए। क्वेश्चन नंबर 22वें पे आते हैं, उन प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि यहाँ पे सभी धर्म जो है समान है। ठीक है, यही धर्मनिरपेक्ष है। आपको बताना है कि कैसे। यहाँ पे देखिए, एक भारतीय राज्य के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें कोई किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। सभी धर्म क्या है, हमारे संविधान के अनुसार समान है। ठीक है, संविधान सभी व्यक्ति और समुदायों को किसी धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने या किसी का पालन न करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है,
यानी किसी को जो है कोई धर्म ना रोके, अपना कार्य ना करे, मतलब उसकी मर्जी है, अपने धर्म का वो पालन करे, इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, उसको जो है किसी का पालन ना करने की जो है मतलब वो उसका प्रचार प्रसार करे, सभी अपने धर्म का अभ्यास करे, यानी जैसे पूजा होता है और जैसे मुस्लिमों में क्या होता है, नमाज पढ़ा जाता है, तो उन उन सबको उनकी इजाजत है, आप अपने तरीके से अपने धर्म को जो है आप पूजा कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है, मस्जिद में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं और भी गुरुद्वारे में जा सकते हैं, तो सभी को इजाजत है हमारे भारत में। और भारतीय संविधान किसी धर्म को ऊपर नहीं रखता है, सभी धर्म समान है। संविधान जो है धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, जैसा कि पता है आपको, कोई धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा तो डायरेक्ट जो है वो उसे जो है पुलिस के पास जा सकता है और न्यायालय को डायरेक्ट जो है कह सकता है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता एक विचार है जो हमारे देश की नींव में से एक है, यानी धर्मनिरपेक्षता एक विचार है जो हमारे देश में एक नींव की तरह है। अगर ये धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी तो ये टूट जाएगा, ठीक है, भारत के ऊपर मुसीबतें आ जाएगी, तो ये दिक्कत है। साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। ठीक है, अगर कहीं पे समानता अगर हमें कहीं लानी है तो उसके लिए कभी कभी हस्तक्षेप भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं धर्मनिरपेक्ष जो है हमारे देश में, हम जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है उसके कई रीजन है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। भारत में ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के कोई दो उपाय, जो ऊर्जा संसाधन है उसके बचाव के कोई दो उपाय आपको बताने हैं। यहाँ पे मैंने कई सारे आपको बता रखे हैं, यहाँ आप इसे देख सकते हैं। जैसे बिजली बचाने वाले उपकरणों का हम उपयोग करेंगे, उपयोग न होने पर बिजली को हम बंद कर दे, ठीक है, वो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करें, ये सारी चीजें और भी पॉइंट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। दो पॉइंट थे, बहुत इजी इजी, आप इसे लिख लेना जो आपको आसान लगे। यहाँ पे या करके यानी और करके पूछा गया है, इसका मतलब और में का मतलब होता है कोई एक करना आपको। सौर ऊर्जा के उपयोग में सुधार के कोई दो उपाय, तो जो सौर ऊर्जा है, तो सौर जो पैनल है उसकी लागत जो मिलता है जितने रेट का, ठीक है, उसको कम कर देना चाहिए ताकि और लोग भी उसे खरीद पाए और जो है धीरे धीरे जो है वो फैल पाए। कुशल और पैनल मॉडल का उपयोग, ठीक है, अक्षय ऊर्जा के महत्व के बारे में लोगों को बताना और जागरूक करना, आसान स्थापना प्रक्रिया, उच्च सांद्रित फोटोवोल्टिक यानी सीपीवी सेल वाले पैनल खरीदे। बहुत सारे और पॉइंट है, आप इसे देख सकते हो और नोटबुक में लिख लेना और समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रामीण क्षेत्र में सरकार किन तरीकों से रोजगार बढ़ा सकती है। देखिए गांव की बात हो रही है और गांव में कैसे रोजगार बढ़ा सकती है आपको बताना है। तो मेगा प्रोजेक्ट शुरू करके, नए बांध और नहरों का निर्माण करके, ठीक है, गांव में नहरें बना दे, बांध बना ले तो रोजगार थोड़ा बढ़ सकता है। कृषि किसी क्षेत्र में तृतीयक सुविधाओं की शुरुआत करके, किसी क्षेत्र में तृतीयक जो सुविधाएं होती है उसकी शुरुआत करके, ये कौन कौन सी आती है तृतीयक जो सुविधाएं होती है मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और सेवाओं की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा और उनका पता लगाना, यानी उद्योगों को जो है बढ़ावा देने की बात हो रही है, वहां लगाने की बात हो रही है। ऐसे उद्योग जो है स्थापित करना भी संभव है जो सब्जियों और कृषि उत्पादों जैसे आलू शकरकंद हो गए, इनका जो है ये उद्योग भी लगा सकते हैं हम। पर्यटन या क्षेत्रीय शिल्प उद्योग या आईआईटी जैसी नई सेवाओं को बढ़ावा देकर हम इसे जो है रोजगार बढ़ा सकते हैं। तो कई सारे आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। अब ये आपका सेक्शन बी खत्म हो जाता है। ये सारे आपके कितने नंबर वाले थे, सभी दो दो नंबर वाले थे और यहाँ पे लिखा हुआ है ये दो दो नंबर के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं हम तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चंस पे। सेक्शन आपका कौन सा, ये सेक्शन है ये आपका सी और इसमें जो है क्वेश्चन होंगे तीन तीन नंबर वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध से भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसे प्रभावित हुई, बताइए, आपको समझाना है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वर्ल्ड वॉर था यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, आपको याद होना चाहिए कि कब से कब हुआ था ये। फिर उसके बाद जो है युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो है पैदा कर दी। अब देखिए युद्ध होता है तो दिक्कत क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे देश है, ठीक है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, बहुत सारे देश है पूरा विश्व में।
अब यहाँ पे कोई एक देश हो गया, ठीक है, ऐसे बना हुआ, ऐसे कोई देश हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच जो है युद्ध होने लग गया। तो यहाँ पे जो चीजें मिलती थी, जो खाने की चीजें होती थी, जो यहाँ जाती थी, इससे क्या होगा, ये यहाँ दूसरी जगह नहीं जाएगी। ये जो है हर जगह भेजती थी अपनी खाने की चीजें, जैसे दाल हो गया, सब्जी हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, सब जगह भेजता था। लेकिन युद्ध हो गया इन दोनों के बीच, तो ये आप कहीं नहीं भेज पाएगा, तो लोगों को क्या होगा, दिक्कत होगा, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक आप इसे समझ सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे जो है इससे जो है, अब देखिए यहाँ से अब गेहूं की जैसे कमी हो गई वहां पे, तो सरकार क्या है, आप बोलेगी, यहाँ पे बोलेगी आप भेजिए यहाँ पे, फिर जो युद्ध करा है उसके ऊपर दबाव बनाएगी, तो बहुत सारी चीजें आएगी। यहाँ पे जैसे पॉइंट लिखा हुआ है, इससे रक्षा व्यय में भारी वृद्धि, जिससे युद्ध ऋण और बढ़ते करों द्वारा वित्त पोषित किया गया, सीमा शुल्क बढ़ाया गया और आयकर पेश किया गया। और भी बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट है, आप इसे देख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं नोटबुक में। देखिए बहुत ज्यादा लंबी वीडियो ना बन पाए, इसीलिए मैं आपको नहीं सारी चीजें जो है बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेपर आपका किस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी आगे करेंगे तो हम हर एक चीज को जो है एक एक लाइन को समझेंगे। अब इसमें और दिया गया है, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका जो था 25वां, इसमें और दिया गया है, इनमें से एक करना है। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने स्वयं को सविनय अवज्ञा आंदोलन से कैसे जोड़ा, आपको बताना है। तो भारत के जो व्यापारी थे और उद्योगपति थे, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था उसको अपने आप से कैसे जोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय व्यापारी और उद्योगपति अपने व्यवसाय का विस्तार करने के इच्छुक थे और उन्होंने औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की, जो व्यवसायिक गतिविधियों के को जो है प्रतिबंधित करती थी। ठीक है, पहला पॉइंट, वे विदेशी वस्तुओं को आयात से सुरक्षा चाहते थे। ठीक है, जो जो विदेशी वस्तुएं थी उनके आयात से क्या है, सुरक्षा चाहते थे। और 1 रुपया स्टर्लिंग विदेशी मुद्रा अनुपात जो आयात को हतोत्साहित करेगा। तो और पॉइंट है इसके, यहाँ पे इसे आप और पॉइंट देख सकते हो, ये रीजंस है इसके। ठीक है, इसे आप नोट करिए और इसे डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले 26वें पे। भारत में रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करना है। भारत में जो रेलवे का नेटवर्क जो फैला हुआ है, पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो उत्तरी मैदान, समतल भूमि यानी समतल भूमि, उच्च जनसंख्या घनत्व और समृद्ध कृषि संसाधनों ने इन मैदानों में रेलवे के विकास का जो है समर्थन किया है। हालांकि बड़ी संख्या में जो है नदियों को अपने विस्तृत नदी तलों पर पुलों के निर्माण की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ बाधाएं होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे पहाड़ हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है, तो वहां पे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ पे जो है सुरंगों के माध्यम से बिछा दिया जाता है। ऐसे में रेलवे लाइन बिछाना जो है बहुत मुश्किल होता है। उच्च राहत, विरल जनसंख्या और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र भी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अनुकूल नहीं है। अब अब राजस्थान का मरुस्थल, राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान है, तो वहां पे भी जो है रेतीली मैदान पर भी रेलवे लाइन बिछाना बहुत कठिन होता है, जिससे रेलवे के विकास में जो है बाधा उत्पन्न होती है। गुजरात के दलदल हो गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के वन क्षेत्र, ये भी रेलवे के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। सह्याद्री के निकटवर्ती खंड को केवल अंतराल या दर्रे के माध्यम से पार किया जा सकता है। हालांकि पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे को विकसित किया गया है, लेकिन इससे कई समस्या का सामना भी करना पड़ा है, जैसे कि कुछ हिस्सों में ट्रैक का डूबना या भूस्खलन। ये बहुत सारे कारण है, मतलब बहुत सारी परेशानियां आती है रेलवे लाइन को जो नेटवर्क है उसको बनाने में, उसको आगे बढ़ाने में। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27वां, बहुराष्ट्रीय निगम, ठीक है, एमएनसी किस प्रकार अन्य कंपनियों से भिन्न है, उदाहरण से समझाना है। जो एमएनसी कंपनियां होती है यानी मल्टीनेशनल, ठीक है, एमएनसी, तो ये कंपनियां क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां होती है जो दूसरे देशों से आके दूसरे देशों में अपनी कंपनी बनाती है। ठीक है, मतलब अपनी कंपनियों को इधर भी लेके आती है, फिर और दूसरे देश में भी ले जाती है, फिर और दूसरे देश में भी ले जाती है। ये कंपनी एक ही जगह से निकली कई जगह पहुंच रही है और इसके हर जगह ऑफिस है इसके, ठीक है, हर जगह काम चल रहा है हर देशों में। तो ये क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसके 2 या 2 से अधिक देशों में जो है
उसके कारोबार हो उस कंपनी के, ठीक है। तो वो कौन सी हो जाएगी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब एमएनसी है किस प्रकार अन्य कंपनियों से भिन्न है, तो घरेलू कंपनियों अपने संचालन को मूल देश तक सीमित रखती है। यानी जो घर की कंपनी होती है, जैसे भारत की कोई कंपनी है, हम यहाँ पे बताए, ठीक है, हमारी देश की जो कंपनी है, मान ले यहीं पे जो है वो रही है, यहीं पे है और यहीं पे इसका जो है पूरा है, तो इसे हम कहते हैं घरेलू कंपनी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं घरेलू कंपनी। तो ये क्या है, घरेलू कंपनी है जो भारत के अंदर ही है। लेकिन जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो निगम है, दो या दो से अधिक देशों में काम करते हैं, जैसे जो है इंफोसिस, ये जो है बहुत देशों में काम करती है। फिर कंपनियां इंफोसिस कई कारणों से जो विश्व स्तर पर जो है विस्तार करती है, ज्यादातर नए बाजार प्राप्त करने के लिए। अब देखिए, कोई भी कोई भी यहाँ पे देश है और यहाँ पे देश है, ये इसके पास क्यों जाएगा, इसके पास क्यों जाएगा कंपनी, क्योंकि यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं, यहाँ पे जो खपत ज्यादा होती है। आप देखिए, यहाँ पे 10 लोग रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 100 लोग रहेंगे, तो वो कहाँ पे जाएगा, 100 लोगों के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खाने वाले लोग ज्यादा है, यहाँ पे इसका जल्दी जल्दी सामान जो है बिकेगा। ऐसा कहने का मतलब है, समझ लीजिए। तो ये है, और भी बहुत सारे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वित्तीय प्रबंधन घरेलू वित्तीय प्रबंधन से 6 आवश्यक तरीकों से अलग है, ठीक है। अपने घरेलू वित्तीय प्रबंधन समकक्षों के विपरीत बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है विनिमय दरों के अधीन होती है, जो विदेशी देशों में प्रचलित मुद्रास्फीति दर के आधार पर भिन्न होती है जहां वो काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें, टैक्स लगते हैं इनके ऊपर, सरकारों द्वारा टैक्स लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसी भारत में देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे आज के समय देखिए, आज के समय ऐसा हुआ है कि एप्पल जो कंपनी है, जो वो है, वो भी भारत में, ठीक है। गूगल जो हो गया, जो गूगल से जो है मोबाइल बनते थे, गूगल पिक्सल करके ऐसी कुछ है, तो वो भी इंडिया में आ रही है चाइना से। तो ये भी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो दूसरे देशों में आ रही है और इनको फायदा होता है, तभी ये दूसरे देशों में जाते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया। अब 28वें क्वेश्चन पे आते हैं, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार के बीच अंतर। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, जहां पे देखिए, एक जगह तो लोकतांत्रिक वो जहां पे लोग जो है चुनते हैं राजा कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, ठीक है। और एक जगह वो जहां पे लोग नहीं चुनते हैं कि वो कौन बनेगा यहाँ पे प्रधानमंत्री। तो भारत ने क्या अपना रखा है, लोकतंत्र। यहाँ पे लोग चुनते हैं, लेकिन आप देखेंगे रूस को, ठीक है, रूस को देखेंगे, चाइना को देखेंगे, यहाँ पे लोग नहीं चुनते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब है, देश में रहने वाले जो लोग होते हैं वो नहीं चुनते, इनका कोई चुनाव नहीं होता। लेकिन लोकतांत्रिक जो सरकारें होती है उनका चुनाव होता है। तो यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र सरकारें जो है पारदर्शी, वैध और जवाबदेह है। यानी आप इससे क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आपको जो है, इसको जो है आंसर देना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। लोकतांत्रिक सरकार जो है बिना किसी भेदभाव के सभी को समान और स्वतंत्रता प्रदान करता है। विवादों को विवेक के बजाय बहस, चर्चा और बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सहयोग आम बात है। बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर बिना किसी भेदभाव के सभी की जो गरिमा है उसको बढ़ावा देते हैं। तो लोकतंत्र के भी बहुत फायदे हैं, उससे तो ज्यादा ही फायदे हैं गैर लोकतांत्रिक से। 29वें पे आते हैं, त्रेतक जो है तृतीय खंड अन्य क्षेत्रों से भिन्न है, ठीक है। उपयुक्त तर्कों के साथ इस कथन की पुष्टि करिए। जो त्रेतक, जो मैंने आपको बताया था, जो एक होता है प्रथम, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तो वो सारी चीजें आपको बतानी है। तृतीयक क्षेत्र में देखिए परिवहन आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, संचार आ जाती है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसे आप ये याद रखिए बस, और इसे थोड़ा अच्छे से आप लिख दीजिएगा। बाकी और पॉइंट आप इसे देख सकते हैं, नोट कर लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 30वां है आपका, ये सॉरी, यहाँ से आपका जो है 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, और ये आपका खंड डी है। यहाँ पे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है, जैसे फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपायों और प्रथाओं के बारे में आपको बताना है। देखिए, सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों द्वारा क्या क्या किए गए, तो बहुत सारी चीजें किया गया। उनका जो है मतलब आपका ये देखेंगे, वहां के जो झंडे थे यानी ध्वज, तिरंगा चुना गया। पहले बहुत सारे झंडे होते थे वहां के राजा के, लेकिन यहाँ पे एक झंडा चुन लिया गया। और यहाँ पे जो है आप भाषा भी एक बना दी गई थी। यहाँ पे अगर आप यहाँ लिखे हो ना,
लेकिन आप अपनी किताब में देखेंगे तो कई सारी भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन वहां जो है फ्रेंच एक भाषा बना दी गई। ठीक है, और भी बहुत सारी जैसे नोट हो गए, वहां पे जो पैसा हो गया, वो भी बहुत तरह के होते थे, उसको भी कम कर दिया गया। यहाँ पे जैसे फ्रेंच भाषा यहाँ लिखा हुआ है। आम भाषा जो है राष्ट्र की आम भाषा बन गई। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बाट और माप की जो प्रणाली थी, जैसे आप वहां क्या होता था, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, वहां के आसपास के जो देश थे छोटे छोटे, और वहां पे जो फ्रांस में ही कई सारे गुट थे यानी राजा थे, उन सब का अगर आप एक राजा जो है दूसरे राजा के पास जाएगा तो यहाँ पे दूसरे बाट प्रणाली थी, इसका झंडा अलग था, इसका पैसा अलग था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, लोगों ने सबका एक बना दिया, पैसा एक, झंडा एक। यहाँ के जो है माप तोल की जो व्यवस्था होगी वो भी एक होगी। समान कानून व्यवस्था, ठीक है, सभी के लिए एक ही कानून व्यवस्था। शहीद जो लोग हो गए थे उनके लिए जो है मतलब उनको याद किया गया, सब शपथ ली गई, बहुत सारी चीजें जो है। और भी एक चीज हुई थी, स्टेट जनरल को जो है सक्रिय नागरिकों के निकाय द्वारा जो है चुना गया, और इसका नाम बदलकर जो है नेशनल असेंबली कर दिया गया था। तो ये आपका रीजंस है कि जो है सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए इन्होंने ये किया था। अब आते हैं अथवे पे, यहीं पे अथवा कह लीजिए या और कह लीजिए, इन दोनों में से एक करना है आपको। जर्मनी के निर्माण में ओटो वन बिस्मार्क की भूमिका का आपको प्रकाश डालना है। तो जर्मनी का कैसे निर्माण हुआ, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सारे पॉइंट, इसे आप पढ़ सकते हैं। पर्शिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। इसके मुख्यमंत्री ऑटोमन जो है बिस्मार्क पर्शिया सेना और नौकरशाही की मदद से की गई प्रक्रिया से वास्तुकार थे। 7 वर्षों में 3 युद्ध ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ पर्शिया की जीत में समाप्त हुए और एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। और भी बहुत सारे इसके पॉइंट है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, इसे आप नोट करिए, इसको देखिए, समझिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो होती जा रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31वें पे आते हैं। विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य और आर्थिक विकास की जो है रीढ़ माना जाता है, यानी विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य और आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। भारत के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण करना है। विनिर्माण उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण में मदद करते हैं। यह माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करके कृषि आय पर लोगों की भारी निर्भरता होती है उसको कम करते हैं। यह हमारे देश से जो है बेरोजगारी और गरीबी को मिटाने के लिए मदद करते हैं। यह आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद करते हैं। विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात से व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होता है। यह विदेशी मुद्रा लाने में मदद करता है। तो ये इसके पॉइंट थे। अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन इसी में और दे रखा हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बहुआयामी पहलुओं को आपको जांच करें, ऐसा बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे आप इस बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम, पेचर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर और दूरसंचार उद्योग के लिए आवश्यक कई उपकरणों तक के उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। बेंगलोर के बारे में आप डाल देंगे, यहाँ पे क्या है, बेंगलोर जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए अन्य महत्वपूर्ण केंद्र जो है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर है। ठीक है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजें मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे 18 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को सिंगल विंडो सेवा और उच्च डेटा संचार सुविधा प्रदान करते। इस उद्योग का एक बड़ा प्रभाव जो है रोजगार सृजन पर पड़ा है। ठीक है, यह जानना उत्साहजनक है कि इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों में 30% महिलाएं हैं। और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे आज के दिनों में ही मतलब 1-2 दिन पहले ही जो है मतलब हमारे यहाँ पे 20 बिलियन डॉलर की जो है एक मोबाइल में जो चिप लगती है, या हर एक जगह आपने चिप देखी होगी जो लगती है, जो भारत में नहीं होता था, अब वो ताइवान जो एक वही कह लीजिए एक देश कह लीजिए या चाइना का एक हिस्सा कह लीजिए, ताइवान, वहां से जो है लोग आए और यहाँ पे इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये किया है आपके गुजरात में इन्वेस्ट। तो देखिए गुजरात का भी नाम इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 32वें पे आते हैं। भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करना है। राजनीतिक दलों की भूमिका आपको बतानी है। तो देखिए जो राजनीतिक दल होती है वो चुनाव में हिस्सा लेती है, फिर चुनाव जीतती है।
फिर पार्टियां विभिन्न जातियों और कार्यक्रम को सामने रखती है और मतदाता उनमें से चुनते हैं। देश के लिए कानून बनाने में पार्टियां निर्णायक जो है भूमिका बहुत इनकी भूमिका रहती है। पार्टियां सरकारें बनाती है और चलाती है। चुनाव में हारने वाली पार्टियां अलग-अलग विचारों को आवाज देकर और सरकार की विफलताओं या गलत नीतियों के लिए आलोचना करके सत्ता में पार्टियों के विरोध की भूमिका निभाती है। जैसे आजकल जो है जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, ठीक है? आम आदमी पार्टी एएपी जो हो गई, फिर आपका जो है और भी कई सारी पार्टी है, कांग्रेस हो गई, ठीक है? कांग्रेस जैसे राहुल गांधी जी, तो वो सारे जो है वहां पे क्या है ये विपक्ष में है और मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री वो क्या है अभी पार्टी में है, सत्ता में है। पार्टियां जनमत को आकार देती है। पार्टियां लोगों को सरकारी मशीनरी और सरकारों द्वारा लागू कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचाने में जो योजनाओं तक पहुंचान प्रदान करती है, पहुंचने में जो है बहुत साथ देती है, यही चीज है। अब इसके अथवे में देख लेते हैं लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की आवश्यकता या उपयोगिता का वर्णन करना है। देखिए लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की आवश्यकता नहीं होगी तो देखिए एक पार्टी है, दो पार्टी है, तीन पार्टी है। अगर सिर्फ किसी देश में लोकतंत्र है और सिर्फ एक ही पार्टी है तो ये लोकतंत्र नहीं होगा क्योंकि ये एक ही पार्टी है, बार-बार यही जीतेगी। लेकिन यहाँ पे तीन पार्टी है और यहाँ पे लोकतंत्र बहुत अच्छे से देखा जा सकता है क्योंकि देखिए कोई एक ये है, ये पार्टी में नेता बना हुआ है यानी प्रधानमंत्री बने हुए। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है कोई भी ये गलत काम सोचेंगे या करेंगे, कुछ गलत हो गया तो ये दोनों इनको जो है बताएंगे कि गलत किया है और देशों को क्या है कि ये बताएंगे कि ये गलत करे, ये अच्छे नहीं है। तो इसीलिए इसको जो है ऐसे काम करने पड़ते हैं प्रधानमंत्री को, जो कि देखिए ज़्यादा जो है देश में ऐसे बवाल ना खड़े करे। तो ये दोनों जो है विपक्ष की भूमिका निभाती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाकी आप इसमें पॉइंट इसे आप देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33वें पे। ग्रामीण समाज में स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी को जो है की भूमिका आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं पूरा, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है? आगे चलते हैं हम। इसे मैं नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे शो करवा दे रहा हूँ। इसके 11 टोटल 10 पॉइंट है, ठीक है? यहीं पे फिर अथवा में पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक के महत्व की आपको व्याख्या करने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, आप इसे देख सकते हैं। इसे आप नोट करिए और समझिए क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई, ठीक है? के महत्व यानी हमारे आरबीआई की बात करिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ठीक है? तो उसके क्या महत्व होते हैं ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे खंड ई आ जाता है, यहाँ पे केस आधारित क्वेश्चंस होंगे। ये जो है टोटल 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये 4 नंबर का है। यहाँ पे आपसे जो है नीचे क्वेश्चन पूछा गया जैसे 34वां पूछा गया, उस प्रमुख कारक का विश्लेषण करें जिसके कारण लंदन नौकरी चाहने वालों के लिए एक आकर्षक स्थान बन गया। जो लंदन है नौकरी पाने वालों के लिए क्या है, एक बहुत अच्छा आकर्षक स्थान बन गया। आपको बताना उसका कारण क्या है। तो इसे आप पैसेज को पढ़ेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इसी में। लेकिन यहाँ पे मैंने आपका जो है आंसर लिख दिया है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। फिर ऐसी दूसरा क्वेश्चन जो है इसका 34वें का दूसरा जो है, ओल्ड कैंट गैस वर्क्स द्वारा विल्फॉर्ड की नियुक्ति के कारणों का विश्लेषण करें। तो यहाँ पे इसका आंसर है। और यहाँ पे जो तीसरा इसका 34वें का तीसरा क्वेश्चन है, विक्टोरियन ब्रिटेन के उद्योगपतियों द्वारा मशीनों पर हाथ से काम करने वालों की प्राथमिकता का परीक्षण करें। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, यहाँ पे आंसर है आपके। तो ये आपका 34वां क्वेश्चन हो गया। ऐसी 35वां क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन जो है दिए गए उदाहरण को पढ़ना, यानी ये आपका दिया गया जो पैसेज है इसको पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। जैसे पूछा गया है सरदार सरोवर बांध किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो ये रीजन से यहाँ पे आंसर है आपके, ठीक है? आंसर है ये सारे के सारे। 35वें का आंसर है। फिर है जनजातीय लोगों के विरोध के कारणों का जो है विश्लेषण करना है। तो ये आपका आंसर है पूरा का पूरा, यहाँ पे पॉइंट बताए हुए हैं। और अगला जो क्वेश्चन है लास्ट है, उन मुद्दों पर प्रकाश डालिए जिन पर नर्मदा बचाओ आंदोलन ने काम किया। तो ये है इसका आंसर, ये आपके सामने है, ठीक है? देखिए कोई भी जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो वहाँ के लोग रहते होंगे जो बनता है, तो वहाँ के लोगों को क्या है कि कहीं और जाना पड़ता है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और भी पर्यावरण संबंधी मुद्दे, आदिवासियों के पुनर्वास की मांग, ठीक है? तो बहुत सारे खाने पीने से लेकर बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे।
इसमें भी आपको जो है पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है। कथन को सिद्ध करते हुए एक उदाहरण सही जो है वो एक उदाहरण देना है आपको। यहाँ पे मैंने बता रखा है आंसर, इसे आप देख सकते हैं, ये आंसर है इसका। फिर ऐसी जो है 36.2 है, गठबंधन सत्ता के बंटवारे का एक उदाहरण कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, यहाँ नीचे आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आगे आते हैं हम 36वें का जो तीसरा पॉइंट है। ठीक है, दूसरा हो गया, आप तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलन सत्ता में बैठे लोगों को नियंत्रित करने या प्रभावित करने में कैसे मदद करते हैं। तो ये उसके पॉइंट है, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, अब खंड ई पे आते हैं। ये है आपका खंड ई, सेक्शन ई, मानचित्र वाला। यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मानचित्र से। तो मानचित्र से जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे पूछा गया भारत के रूपरेखा मानचित्र पर 2 स्थानों ए और बी को चिन्हित किया गया है, उन्हें पहचानिए और उनके पास खींची गई रेखाओं पर उनके सही नाम लिखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन इसी स्थान पर हुआ था 1920 में, और वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, ये आपको बताना है। और यहाँ पे 37वें का बी भी है, यहाँ पे पूछा गया, इनको जो है आपको बताना है, उस जगह पे किसी 3 को बताना है। ठीक है, तो आप आएंगे यहाँ पे इंडिया वाले मैप पे, और यहाँ पे जैसे ए का जो है, जो पहला क्वेश्चन था 37वें का ए। ठीक है, मैं यहाँ ले चलूँ 37वें का ए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक कोलकाता, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, बाकी आप आंसर की देखोगे वहां पे मिल जाएगा ये सारे आंसर्स। अगर आप आंसर की देखोगे, आपका जो जैसे इंग्लिश मीडियम में दिया गया जो आंसर की है उसे आप देखोगे, या मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे आंसर की आपका यहाँ नीचे की तरफ ले चलता हूं मैं। यहाँ पे देखिए इस सब के आंसर दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे आपका 37वें का जो था ए था, तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कोलकाता। ठीक है, और यहाँ पे दांडी। तो इसे आप देख लीजिए, यहाँ से आप इजीली देख पाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये कोलकाता, ये दांडी। फिर जो है जो आपके क्वेश्चन दिए गए थे 37वें के बी, ये सारे ओडिशा आंसर है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरला। ठीक है, ये सारे आंसर है। और ये जो नीचे वाले होते हैं, यहाँ पे मैं आपको ले चलूं, तो ये जो नीचे वाले आपके दे रखे हैं सारे के सारे, ये जो दे रखा है, ये उन बच्चों के लिए जो देख नहीं पाते। ठीक है, जो दृष्टिबाधित छात्र है तो उनके लिए क्वेश्चन है। बाकी उनके आंसर भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ दे रखा हुआ है, ये सारे आंसर है। बाकी मैप में आप इसे देख सकते हैं कि फिल भी किया गया है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये दे रखा है 37.1 से लेके सारे जो है 37.6 तक आंसर दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा आपका पेपर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका पेपर आने वाला है इस तरीके से, आपका पूरा का पूरा क्लास 10th में एसएसटी का, सोशल साइंस का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी डाउट रह जाता है अभी भी, तो आपको जो है इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वहां से आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम में क्लास 10th के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे मैं डेली कुछ ना कुछ भेजता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें भी ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।